तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स का ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। आजकल हम जो सीरीज चला रहे हैं वो मैथमेटिक्स की सीरीज है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। और इसी के तहत जो है कुछ क्वेश्चंस जो मुझे सही लगते हैं कि मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से मैक्सिमम कवर अप हो सकता है कॉन्सेप्ट्स का। मैंने पहले भी कहा है, हमारा मेन मोटो क्या है कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवरेज विद मिनिमम क्वेश्चंस मिनिमम हो, लेकिन उस मिनिमम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट कवरेज मैक्सिमम। तो इसी जो हमारे थीम के हिसाब से तो ये क्वेश्चन भी मुझे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि ये आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो क्वेश्चन जबलपुर का है, जबलपुर के बच्चे ने भेजा है मुझे ये, तो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए आपके साथ। क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगर एक बेसिक चीज स्ट्राइक कर जाए तो उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ नहीं रहता है। बस केवल एक सिंगल थिंग है जिस पर ये पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है, और उसके अलावा कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो एक एवरेज बच्चा इसको ना निकाल पाए। और तो बाकी कुछ ज़्यादा इसको ब्रीफ करने की अपेक्षा मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन कहता क्या है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये ट्राइंगल हमें गिवन नहीं है, ट्राइंगल केवल पूछा एक वर्डिंग में। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई फिगर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिक दिया हुआ है, क्वेश्चन में कोई फिगर मेंशन नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर लेट ए इज इक्वल टू साइड ए इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर, अब ये हम कैसे पहचाने क्यू आर एक साइड है, क्योंकि जो ए कोई साइड है हम पहचाने कैसे, क्योंकि पी क्यू आर ट्राइंगल दिया है और क्यू आर एक वेक्टर दिया है, तो क्यू आर डेफिनेटली एक एज होगी, क्योंकि एज होगी और इसलिए उसकी इक्वेट किया गया है वेक्टर ए से। इसका मतलब क्यू आर एज जो है वो ए वेक्टर को सिग्निफाई कर रही है। और अगर इसका इसी वेक्टर का मॉड लिया जाएगा तो वो उसकी साइड की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, बी इज इक्वल टू आर पी एंड सी इज इक्वल टू पी क्यू। तो इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, क्यू आर से मैंने निकाला है क्यू आर एक वेक्टर। मैंने किसी भी डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में माना, आप उस डायरेक्शन में मान सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। तो क्यू आर एक वेक्टर माना, देन आरपी के वेक्टर को जोड़ दिया। हम जानते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से कैसे जुड़ा होता है, एक की टेल दूसरे के हेड से जुड़ी होती है। ठीक है, तो क्यू आर आर जहां क्यू आर वेक्टर माना, उसमें आर जहां खत्म हुआ उसकी हेड से दूसरे की टेल एसोसिएट कर दी, जो कि आरपी हो गया। फिर पी की हेड से हमने पीक्यू की या पीक्यू की टेल एसोसिएट कर दी, तो ये आपका वेक्टर सी बन गया। तो हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल मेंशन भी किया गया है कि ये ट्राइंगल है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये चीज जो है वो एक ट्राइंगल बन के आ रही है, और एट लास्ट हम क्यू पे वापस आ जा रहे हैं। क्यू से स्टार्ट किया, क्यू आर देन आरपी देन पी क्यू, तो ये ट्राइंगल हमारा बन गया। अब ये छोटा सा चीज इसमें ये है कि इस ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन है वही इस चीज का सबसे जो टफ पार्ट है वो कवर भी कर लेगा। आगे देखते हैं, मॉड ए इक्वल टू 3, इसका मतलब ए साइड की लेंथ 3 है, बी साइड की लेंथ 4 है। एंड, और ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है, एक इक्वालिटी दी है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a डॉट सी माइनस बी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए बाई मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड, देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के एक बार ध्यान से देख लीजिए, फोकस कर दे रहा हूँ, इससे पूरा बोर्ड कवर हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार पहले देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें अपने आप से एज्यूम करके बनाना है। ठीक है, तो लेंथ एबीसी दे दी गई है ट्राइंगल्स की, ए की लेंथ 3 दी है, बी की लेंथ 4 दी है, और फिर अभी सी की लेंथ देखिए यहाँ पे नहीं दी गई है, कहीं पर भी सी की लेंथ नहीं मेंशन है, केवल ए और बी की लेंथ मेंशन है, और ये एक्सप्रेशन मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कंप्यूट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन को कवरेज में ये रहेगी कि इस क्वेश्चन को इनिशिएट कहां से करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि क्वेश्चन को इनिशिएट कहां से करना है। तो अगर सही डायरेक्शन से इनिशिएट नहीं कर पाए तो क्वेश्चन हमारे लिए एक जटिल चीज साबित होगा। और जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इतना क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं था, अगर हम थोड़ा सा इसमें अपना बेसिक वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाते। और मैंने बेसिक कहा इसीलिए क्योंकि इसमें वेक्टर से कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगना है।
ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को इनिशिएट कहाँ से करेंगे। जिस बच्चे ने मुझसे पूछा है शायद मुझे लग रहा है वो इनिशिएट करने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब हमने इनिशिएशन का के कॉन्सेप्ट उसको डिलीवर किए तो उसने बच्चे ने फिर वहां से ग्रास्प करता चला गया और एक जगह फाइनली अटका जाकर जो मॉड ए क्रॉस बी के मॉड की स्क्वायर के प्रॉपर्टी के बारे में वो भी मैंने यहाँ पर उसको फॉर्मूला वाइज उसको मेंशन कर दिया, जिससे कि बाद में उसको वहां से लगा के सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो बेसिकली क्या है कि हमने जो दिया था वो हमने निकाल लिया, लिख दिया मॉड ए इक्वल टू 3 मॉड बी इक्वल टू 4 ये दिया था। जिस तरह से वेक्टर्स कहे गए उस तरह से वेक्टर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, क्यू से स्टार्ट हुए तो क्यू पे आ गए। तो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से जो पहला डायरेक्शन जो हमने किया वो फर्स्ट डायरेक्शन क्या होगा कि ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपने लगभग इस क्वेश्चन जो है वो क्लियर है, आपने सॉर्ट आउट कर लिया है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 कैसे हो गया, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जहां से मैंने आप देखिए ट्राइंगल में जहां से मैंने स्टार्ट किया है क्यू पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है जर्नी अपनी, क्यू से आर फिर आर से पी से क्यू और वापस मैं क्यू पर ही आ गया। क्यू से स्टार्ट किया क्यू पर ही आ गया, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। अगर थोड़ा फिजिक्स की टर्म्स की बात करें मतलब कोई हमने डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसी के तर्ज पे देखा जाए तो इसीलिए सम ऑफ क्यू क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि क्यू से स्टार्ट किए थे क्यू पर ही आ गए, इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया अब ये क्वेश्चन सॉल्व है। बाकी टेक्निकल चीज है, मैंने जब उसको सॉल्व किया तो मैंने देखा कि कैसे आ सकता है, तो उसका मैंने विजन क्या था एक्चुअली में ये क्यों किया। पहले तो ये तो मैंने एक नॉर्मल रूटीन के तहत निकाल लिया कि हाँ ये तो होना ही होना चाहिए बिना किसी विरोधाभास के। नेक्स्ट थिंग हमने आगे का हम जब बढ़े इसको तो मैंने कैसे सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या रखी, पहले ये से समझिए। स्ट्रेटजी मैंने ये रखी कि हमने जब डिरेक्शन स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे ये निकालना था एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इस चीज का, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो होता है वो मॉड ए का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये इसका जो है बेसिकली फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से इंटर तक की जितनी बुक्स हैं उसमें ये फॉर्मूला वेक्टर्स डायमेंशन वेक्टर जो भी चैप्टर होता है जिस भी नाम चैप्टर है जिसमें वेक्टर्स होंगे उसमें ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं डिड्यूस्ड फॉर्मूला है ये, ठीक है। रटने की चीज नहीं, डिड्यूस्ड फॉर्मूला है, डिड्यूस हो सकता है, ठीक है। प्रूफ यहाँ पे मुझे लगता नहीं इस लेक्चर में इसके डिडक्शन के लिए कुछ स्कोप बचता है, डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज किया है, ठीक है। वैसे हम जब इसको पढ़ाते हैं तो इसका डिडक्शन कराते हैं बच्चों को समझाने के लिए हुआ कैसे, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे देखें सीधे सीधे मैंने फॉर्मूले को यूज किया है तो बाकी सब तो ठीक है। ये चीज मॉड ए का स्क्वायर भी मिल जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर भी हम कंप्यूट कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू दी हुई है। दिक्कत कहाँ आएगी ए डॉट बी के स्क्वायर की कंप्यूटेशन में कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट का होल स्क्वायर ये कैसे हम कैलकुलेट करें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने बाकी जितना भी तिक्रम लगाया है उसी के कैलकुलेट करने में लगाया है। जब अब इसको हम थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं कि कैसे ये चीज जो है अचीव हमने की है कि हमें एक तो ए डॉट बी का स्क्वायर जब हमें निकालना हो तो निकालेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ऊपर से, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा एक चीज, इसमें क्वेश्चन में और भी चीज मैंने गौर की तो क्वेश्चन में बहुत एक सिंपल चीज ये है कि जो राइट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन है वो आसानी से निकल सकता है। सी का टर्म कहा भी हमसे नहीं गया है और ना ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ए और मॉड बी दोनों दिया है, तो राइट हैंड साइड को जो हम कंप्यूट करते हैं सिंपल रखते हैं 3/3+4 तो 3/7 आ जाता है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू तो निकल आएगी। राइट हैंड साइड की वैल्यू जब एक्सप्रेशन में रख दिया मैंने यहाँ पर तो आप देख सकते हैं एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें ए डॉट सी ए डॉट बी के टर्म्स आएंगे, सी डॉट ए का टर्म्स आएगा, सी डॉट बी का टर्म्स आएगा, ठीक है। तो जब इसको जब कंप्यूट करेंगे, जब इसको क्रॉस यहाँ पे इस तरह से हम इसको ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को लीनियराइज कर देते हैं तो हम यहाँ पे अराइव करके पहुंचते हैं। और सिर्फ यहीं पे नहीं अराइव करके पहुंचेंगे, बीच में कुछ टर्म्स ए डॉट सी के भी आएंगे, कुछ टर्म्स ए डॉट सी के आएंगे, कुछ टर्म्स बी डॉट सी के भी आएंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स जो आएंगे ये टर्म्स निकाले कैसे जाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है जब ये टर्म्स आएंगे तो हम इनको इसका कुछ तोड़ या काट भी निकालनी पड़ेगी हमें कि कैसे इस चीज को हम वहां पे नॉर्मलाइज करें। और बहुत अच्छा होगा अगर ये ए डॉट सी का टर्म और बी डॉट सी का टर्म जो है वो ए डॉट बी में निकला है, जिससे कि जब ये एक्सप्रेशन रिप्लाई वो फाइनली कन्वर्ट होकर सब ए डॉट बी में ही आ जाए, जिससे ए डॉट बी की वैल्यू निकल आएगी और फटाक से जब वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ रख देंगे तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकल आएगा।
तो यहाँ पे ए डॉट सी और बी डॉट सी का टर्म निकालने के लिए हमने एक काम किया कि मेरा विजन क्या है इसमें रहा कि जब मैंने इस एक्सप्रेशन को, जो ये एक्सप्रेशन था हमारा, इस एक्सप्रेशन को मैंने ए डॉट प्रोडक्ट ले लिया पूरे एक्सप्रेशन का ए के रिस्पेक्ट में, और पूरा डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमारा इसी एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म में बी के रिस्पेक्ट में। इससे क्यों लिया, इसका रीजन क्या है, जब देखेंगे तो इसका रीजन ये है कि जब हम ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 9 रख देंगे। इसके अलावा कौन सा टर्म आएगा, ए डॉट बी का टर्म आएगा, ए डॉट सी का टर्म आएगा। इसी तरह सेकंड वाले इसमें देखेंगे तो बी ए डॉट बी का टर्म आएगा और बी डॉट सी का टर्म आएगा, ठीक है। और ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी देखिए इसमें अगर ए से अप्लाई करेंगे ए डॉट बी जिसके टर्म में हमें, जिसके रिस्पेक्ट में हमें चाहिए, और दूसरा टर्म आएगा ए डॉट सी जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। सेकंड जब बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक ए डॉट बी जिसके रिस्पेक्ट में हमें चाहिए और बी डॉट सी जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया, सिंपल डॉट प्रोडक्ट लगा के यहाँ से डिडक्शन जो निकाला उसमें ए डॉट सी और बी डॉट सी की वैल्यू हमने ए और बी, ए डॉट बी के टर्म्स में निकाल ली। यहाँ पे इस कैमरे को थोड़ा सा मैं फोकस थोड़ा चेंज करता हूँ, मेरे ख्याल से वो आ रहा होगा फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखिए तो हमने जो मैंने आपको विजन बता दिया कि किस विजन के साथ मैंने ए का डॉट प्रोडक्ट लिया था पूरे एक्सप्रेशन का, ए प्लस बी प्लस सी का, और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया क्योंकि हमें ए डॉट बी के रिस्पेक्ट में चाहिए और जिसकी वैल्यू चाहिए वो भी ए डॉट सी और बी डॉट सी मेरे ख्याल से वैल्यू थी। तो ए डॉट सी की वैल्यू ए डॉट बी के रिस्पेक्ट में निकाल ली, बी डॉट सी की वैल्यू निकाल ली ए डॉट बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और जब दोनों वैल्यू आ गई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम देखेंगे ए डॉट सी और बी डॉट सी की वैल्यू और साथ साथ में ए डॉट बी की कुछ वैल्यूज भी आएंगी। ए डॉट बी को हम इंटैक्ट छोड़ देंगे, बाकी इनकी वैल्यूज इसके टर्म में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो जब इसके बारे में टर्म लिखेंगे तो फाइनली सब कुछ कन्वर्ट होकर ए डॉट बी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा और ए डॉट बी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 6 नाम की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी के। आप खुद सॉल्व करके इस चीज को देख लीजिएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे बेसिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम करते थे बिल्कुल वैसे ही किया मैंने। ए डॉट सी ए डॉट बी की वैल्यू आ गई, अब खट से इस फॉर्मूले में ए डॉट बी की वैल्यू रख दी और ए डॉट बी की वैल्यू रख के 108 आंसर निकला है। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस इस क्वेश्चन का सिर्फ प्रैक्टिकल ये था कि ये क्वेश्चन अपने आप में बस एक इस तरह के छोटे से एंटिटी पे टिका हुआ था कि अगर किसी वेक्टर का एक बेसिक बिहेवियर अगर हम जानते हो तो देखिए उस छोटे से कॉन्सेप्ट से एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये जेई मेंस लेवल का प्रॉब्लम है, और जब इस प्रॉब्लम मेरे पास आया तो मेरे मन में एक बहुत सी, इसको सॉल्व करते समय एक बहुत छोटी सी बात मेरे मन में आई कि अरे ये तो मतलब एक, अगर हम एक एंड पे से कह सकते हैं कि क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूँ क्वेश्चन एक एंड पे कैसे टिका हो सकता है, तो उसका साक्षात एग्जाम्पल है ये कि सिर्फ एक एंड पर अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक्सप्लेनेशन मोर देन एनफ है ये। इसको आप मैं इसको पूरा शेयर कर देता हूँ पूरी स्क्रीन को दोबारा क्वेश्चन के साथ, तो उसको आप देख लीजिए एक बार, और कोई डाउट हो तो मैं तो अवेलेबल हुई। बाकी मुझे लगता है कि पूरी स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको इसके जितना भी, इससे रिलेटेड जितना भी आपको चीज़ है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि वीडियो के समापन का समय आ गया है, और इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन एक एंड पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे टिका हुआ है, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल एक सिंपल प्लस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का नहीं हो सकता। मैं सिंपल प्लस कॉम्प्लेक्स जो कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ सिंप्लिसिटी भी है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको इसका अंदाजा भी हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन को मैं, इस सेशन को मैं खत्म करता हूँ। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो एंड शेयरिंग द कंटेंट्स विद मी। ओके, थैंक यू।